चलिए तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने राइबोसोम कंप्लीट कर लिया और आज की ए, क्लास में आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइबोसोम से आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो रहेगा सेंट्रीओल। हमारा आज का टॉपिक है सेंट्रीओल। सेंट्रीओल की यदि बात करें तो जो सेंट्रीओल है ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, मतलब इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं देखा जाता, तो हम बोल सकते हैं these are membrane less ऑर्गेनल। ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है और ये कहाँ देखे जाते हैं? प्रेजेंट नियर दी न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पास देखे जाते हैं, न्यूक्लियस के नियर रहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि जो सेंट्रियोल है ये किस में देखा जाता है? फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक एनिमल सेल के अंदर देखे जाते हैं और इसके अलावा ये प्रोटोजोन्स में भी देखे जाएंगे। प्रोटोजोन्स के अंदर एक्सेप्ट अमीबा। अमीबा को यदि छोड़ दिया जाए बाकी सभी प्रोटोजोन में देखे जाएंगे, अमीबा के अंदर नहीं होते। इसके अलावा ये कुछ फंजाई में भी देखने को मिल सकते हैं और ये किसमें नहीं होते हैं? these are absent in, इसमें नहीं है, ये आपके एंजियोस्पर्म में नहीं होते, आपके जिम्नोस्पर्म में नहीं होते। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, कई सारी एल्गी में, फंजाई में ये नहीं देखे जाते, एल्गी में भी नहीं होते हैं, इनके अंदर एब्सेंट रहते हैं। अब देखो आगे यदि हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं सेंट्रियोल हमेशा पेयर में दिखता है। ये हमेशा पेयर में होता है। किस तरह से होता है देखिए, इसको ना हम ऐसे एक डायग्रामेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है के अंदर और न्यूक्लियस के साथ में ये देखे जाएंगे सेंट्रियोल। ये एक सेंट्रियोल हो गया और उसके साथ ये दूसरा सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल पेयर में रहेंगे। ये दोनों क्या हो गए? सेंट्रियोल। ये रहेंगे पेयर फॉर्म में और ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के राइट एंगल पे रहते हैं इस तरह से। बोथ आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे रहेंगे, 90 डिग्री पे रहेंगे। और इन दोनों को ना एक मेम्ब्रेन है जो सराउंड करके रखती है इस तरह से। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो सेंट्रियोल को कवर करके रखेगा।
ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसने सेंट्रियोल कवर करके रखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोस्फियर, या इसको हम बोल सकते हैं साइटोसेंट्रिक, साइटोसेंट्रिक, सेंट्रोस्फियर बोल सकते हैं, या इसे बोल सकते हैं साइटो सेंट्रम। ये साइटो सेंट्रम क्या है? मन बोर्ड पर याद आ जाना है, मैं मॉनिटर बनाई थी क्लास की, मैं मॉनिटर थी जब भी हमारे इंचार्ज थे। सेंट्रोस्फियर की बात करें या साइटोसेंट्रम की बात करें तो ये क्या है? दीज आर, या इट इज फ्लूइड लाइक मेम्ब्रेनस कवरिंग। ये है फ्लूइड लाइक मेम्ब्रेनस कवरिंग जो कि दोनों सेंट्रियोल को कवर करके रखता है, ठीक है। और दोनों सेंट्रियोल की यदि हम बात करेंगे, इन दोनों को एक साथ मिला के बोला जाता है बोथ सेंट्रियोल टुगेदर कॉल्ड डिप्लोसोम। दोनों सेंट्रियोल को मिला के एक साथ बोलते हैं डिप्लोसोम, ठीक है। अब देखो, डिप्लोसोम और साइटोसेंट्रम, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलके क्या कहलाएगा? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाता है सेंट्रोसोम। यदि हम बात करें सेंट्रोसोम की तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई सेंट्रियोल प्लस सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल हो गए, और प्लस सेंट्रोस्फीयर इज इक्वल्स टू सेंट्रोसोम। इसे सेंट्रोसोम बोलते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, एक तो ये याद करें, याद रखेंगे आप, या इस चीज को हम डिप्लोसोम भी तो बोल सकते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि डिप्लोसोम प्लस सेंट्रोस्फीयर इज इक्वल्स टू सेंट्रो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। अब हम एक सेंट्रियोल के टीएस को देखते हैं। एक सेंट्रियोल को हम अंदर से देखेंगे कि वो किसका बना है। जी हर्षित बोलिए। सर आपने शुरू में तो लिखवाया था कि मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है ये, हाँ, और फिर इसमें ये मेम्ब्रेन दिखाई है फिर आपने। नहीं, मेम्ब्रेनस कवरिंग है, ये मेम्ब्रेन नहीं है। ये फ्लूइड लाइक मेम्ब्रेनस कवरिंग है, जिसे बोल रहे हैं सेंट्रोस्फीयर या साइटोसेंट्रियोल। इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन। देखो ना, सेंटेंस पढ़ो पूरा, मैंने क्या लिखा है, फ्लूइड लाइक मेम्ब्रेनस कवरिंग। एक्चुअल मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब इसके अंदर यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे बाकी ऑर्गेनेली के अंदर ना यूनिट मेम्ब्रेन बनी हुई है, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन की बनी हुई, वैसी यूनिट मेम्ब्रेन इनके चारों तरफ नहीं देखी जाती। अब देखिए, अब हम सेंट्रियोल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सेंट्रियोल अंदर से किस तरह से बना हुआ है। तो इसको रब कर देते हैं और फिर समझते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। यदि जो सेंट्रियोल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो सेंट्रियोल ना ऐसा होता है, जैसे पहिया होता है, पहिए की तरह दिखाई देता है। तो सेंट्रियोल अपीयर लाइक कार्ट व्हील, ये कार्ट व्हील की तरह दिखाई देगा। और ये किसका बना होगा? जो इसमें सेंट्रियोल है ये बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स।
और ये माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हैं। और जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है उसके अंदर दो तरह के प्रोटीन हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं? अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। ठीक है, अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन। अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन है जिनसे क्या बना हुआ है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बना है। तो इसमें जो अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन है यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का ट्रिपलेट देखा जाता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है? इसमें माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट इज 9+0। 9+0 का अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसका मतलब है 9 पेरीफेरल ट्रिपलेट। 9 पेरीफेरल ट्रिपलेट है और इसमें एक है सेंट्रल हब। एक जो है वो सेंट्रल हब देखा जाता है। सेंट्रल हब क्या है? सेंट्रल हब का मतलब है जो स्पेस है सेंट्रियोल के सेंटर में, स्पेस इन दी सेंटर ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के सेंटर में जो स्पेस है उसे बोलते हैं सेंट्रल हब। इस पूरी चीज को, इस पूरे को हम लोग अब डायग्रामेटिकली समझते हैं कि किस तरह से ये अरेंजमेंट देखा जाता है। तो जरा बना लेते हैं। हम जरा इस स्ट्रक्चर को बना के देखते हैं। देख, तो इसमें 9 तो रहेंगे पेरीफेरल ट्रिपलेट। तो 1 2 3 4 5 6 7 और लार्ज कर देते हैं। 2 3 4 5 7 8 और एक यहाँ पे 9। तो इसमें 9 तो है पेरीफेरल ट्रिपलेट। पेरीफेरल ट्रिपलेट इस तरह से रहेंगे। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए पेरीफेरल ट्रिपलेट। ये हो गए 9 पेरीफेरल ट्रिपलेट। ये हो गया ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, और इसको मेंशन करते हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये होगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ये हो जाएगा ए बी
और ये सी, ए बी सी, ए बी और ये सी, ए बी सी, ए बी और सी। ये जो ट्रिपलेट है, जो आपको 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट दिखाई दे रहे हैं, इसमें ए वाला जो है वो सी वाले के साथ, दूसरे के सी वाले के साथ अटैच रहेगा। ए जो है वो सी के साथ अटैच रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पर ए वाला जो है वो सी वाले के साथ जुड़ा हुआ है, और इस अटैचमेंट को बोलते हैं ए सी लिंक। इसे क्या बोलेंगे? ये कहलाएगा ए सी लिंक। और जो ए वाला है, इससे डेवलप होगा ये रेडियल स्पोक। इससे ये स्पोक डेवलप होगा, रेडियल स्पोक। और इनके बीच में यहाँ पर ये देखी जाएंगी वाई बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर इनके बीच में देखा जा रहा है, कंडेंस स्ट्रक्चर, these are called वाई बॉडी। और ये वाई बॉडी यहाँ इनसे डेवलप करता है एक और कंडेंस स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्स बॉडी। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स के सामने रहेगा एक्स बॉडी। ये कहलाएगा एक्स बॉडी। और ये एक्स बॉडी और वाई बॉडी आपस में अटैच रहेगी। और ये जो रेडियल स्पोक हैं, ये आगे डेवलप करेंगे, और ये ग्रो करते करते सेंटर में जाके एक पॉइंट पर अरेंज होंगे इस स्पेस के। और सेंटर में इस स्पेस में जहाँ पर ये एक साथ अरेंज हो रहे हैं, ये सेंट्रल स्पेस कहलाएगा सेंट्रल हब। ये होगा आपका सेंट्रल हब। और ये जो स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ये कहलाते हैं रेडियल स्पोक। तो इसी के साथ ये हो गया आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। तो हर एक सेंट्रियोल में अगर आप देखोगे तो 9 तो आपको पेरिफेरल ट्रिपलेट दिखाई दे रहे हैं, और सेंटर में कुछ भी नहीं है। इसलिए इसका जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है 9+0 टाइप। सेंट्रियोल का जो अरेंजमेंट है वो होता है 9+0 टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये बात आज सबको समझ में आ गई, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। इसमें यदि किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको ना एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर दे रखा है। एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर दिया है ना, वो आपको सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर आपको देखना, सेंटर का स्ट्रक्चर आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दो स्ट्रक्चर देखा होगा, एक कलरफुल दे रखा होगा, एक ब्लैक एंड व्हाइट दे रखा होगा। तो इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद आप उसे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, आई होप आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रियोल के फंक्शन के बारे में। इस सेंट्रियोल का काम क्या होता है, किस काम आता है सेंट्रियोल, तो उसको रब करते हैं और समझ लेते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल के फंक्शन क्या है? सबसे पहली बात, सेंट्रियोल ना सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम ये बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और किसके अंदर होगा? इन एनिमल से, सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही देखा जाएगा। तो एनिमल सेल में सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है सेंट्रियोल। इसके अलावा आगे यदि हम देखेंगे तो जो सेंट्रियोल है ये क्या करता है, ये स्पर्म के टेल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे हेल्प इन द टेल फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की टेल बनाएगा। इसके अलावा जो सेंट्रियोल होता है ये क्या करता है, ये बेसल बॉडी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी, बेसल बॉडी बनाएगा। इसकी बेसल बॉडी बनाता है सीलिया और फ्लैजिला की, जिससे आपका सीलिया एंड फ्लैजिला बनते हैं। तो उनके बेसल बॉडी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है जी, तो ये होता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है माइक्रो बॉडीज। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रो बॉडीज। तो ये हमने पढ़ लिया सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडी होती क्या है? ये बहुत ही छोटी छोटी सेल ऑर्गेनली होती हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर देखे जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। These are small microscopic organelles found in cytoplasm of eukaryote। ये यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में देखे जाते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन देखी जाती है। दे आर surrounded by सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड रहते हैं। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी?
डिस्कवर्ड बाय रोडिन। इसकी डिस्कवरी करी थी साइंटिस्ट रोडिन ने। ठीक है जी, रोडिन ने डिस्कवरी करी थी इसकी। और ये ना जो माइक्रो बॉडीज है, माइक्रो बॉडीज को हम दो तरह की माइक्रो बॉडी जनरली पढ़ते हैं। इसमें दो टाइप की आती हैं, एक आता है पेरोक्सिसोम, दूसरा आता है ग्लाइकोसिसोम। और तीसरी एक और माइक्रो बॉडी है जिसको बोलते हैं स्पिरोसोम। लेकिन स्पिरोसोम को माइक्रो बॉडी में अब कंसिडर नहीं करते हैं। अब स्पिरोसोम को एक अलग ऑर्गेनेली के रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं these are of two types। पहला है पेरोक्सिसोम, दूसरा है ग्लाइकोसिसोम। ठीक है, एक हमारे पास आता है ग्लाइकोसिसोम ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ग्लाइकोसिसोम्स। अब देखो, एक आप नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर कि अब हम लोग स्पिरोसोम को एज ए माइक्रो बॉडी कंसिडर नहीं करते। स्पिरोसोम आर नाउ नॉट कंसिडर एज माइक्रो बॉडी। पहले स्पिरोसोम को माइक्रो बॉडी के रूप में कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब इसको माइक्रो बॉडी से अलग कर दिया गया है। अब स्पिरोसोम को हम माइक्रो बॉडी कंसिडर नहीं करते। तो हम पहले यहाँ पर इन दो तरह की जो माइक्रो बॉडी हमें देखने को मिल रही है, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम, पहले हम उसकी बात करेंगे और फिर स्पिरोसोम को हम अलग से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं पेरोक्सिसोम। तो फर्स्ट हमारे पास आता है पेरोक्सिसोम। ये जो पेरोक्सिसोम है, इसकी डिस्कवरी दो साइंटिस्टों ने करी थी। एक थे रोडिन, दूसरा था टॉलबर्ट या टेलबर्ट। डिस्कवर्ड बाय रोडिन एंड टेलबर्ट। रोडिन और टेलबर्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और जो टर्म है वो किसने दिया था? टर्म गिवन बाय क्रिश्चियन डीड्यू। टर्म दिया था क्रिश्चियन डीड्यू, DUV। और जो पेरोक्सिसोम होते हैं उनके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। दे हैव सम एंजाइम्स। और कौन कौन से एंजाइम है इनके अंदर? जैसे एक है यूरेट ऑक्सीडेज, यूरेट ऑक्सीडेज हो गया। अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज हो गया। और पेरोक्सीडेज हो गया, पेरोक्सीडेज हो गया। और इसमें एक हो गया कैटालेज, कैटालेज हो गया। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज हो गया। और एक हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज। तो ये कुछ एंजाइम हैं जो पेरोक्सिसोम में देखे जाते हैं। पेरोक्सिसोम के अंदर होता क्या है? इनके अंदर रिएक्शन होती हैं और उन रिएक्शन से इनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा वो इसके अंदर जो कैटलेज एंजाइम है, वो कैटलेज एंजाइम उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को क्या कर देगा? ये मेटाबोलाइज कर देगा।
तो हम ये बोल सकते हैं the reactions in them produce H2O2, which is immediately metabolize, जो तुरंत मेटाबोलाइज होगा बाय एंजाइम कैटालेज के द्वारा। तो कैटालेज इस H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मेटाबोलाइज कर देगा। कैटालेज क्या करता है, जैसे H2O2 बना तो इसको ना, जो कैटालेज एंजाइम है ये ब्रेक कर देगा वाटर में और ऑक्सीजन के अंदर। तो ये रोल है इसका। जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो टॉक्सिक होता है, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। इस टॉक्सिक सब्सटेंस को कैटालेज एंजाइम ब्रेक कर देता है। ये कैसा है, ये है टॉक्सिक। ये जो कैटालेज काम ना करे तो हमारे बॉडी में H2O2 सेल में बढ़ता जाएगा, यानी कि टॉक्सिक लेवल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो H2O2 को ब्रेक कर देगा ये। और कैटालेज जो एंजाइम है, इसकी खास बात है, ये है सेकेंड फास्टेस्ट एंजाइम, दूसरा सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम है कैटालेज। तो ये है आपका सेकेंड फास्टेस्ट एंजाइम। ठीक है, जो सबसे पहला है वो कौन सा है, फर्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और सेकंड कौन सा है, सेकंड है कैटालेज एंजाइम। ठीक है, अब देखो पेरोक्सिसोम जो है ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल के अंदर भी होता है। Peroxisome found in both plant and animal cell। पेरोक्सिसोम जो है ये आपका दोनों ही प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखा जाता है। और ये जो है एसोसिएटेड रहता है किनके साथ, इट इज एसोसिएटेड विद, ये एसोसिएट रहेगा किसके साथ में, ईआर के साथ, ईआर के साथ, एंड माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इनके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और इसके अंदर कुछ प्रोटीन देखे जाते हैं। यदि हम पेरोक्सिसोम की बात करेंगे तो पेरोक्सिसोम के अंदर कुछ प्रोटीन रहेंगे, और जो प्रोटीन इसके अंदर देखे जाते हैं वो प्रोटीन कहलाते हैं पेरोक्सिन। ठीक है, और ये पेरोक्सिन क्या करते हैं, ये ईआर से साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है उन मटेरियल को यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं जो पेरोक्सिसोम है ये है some protein called peroxin। इनमें कुछ प्रोटीन होते हैं, बोलते हैं हम लोग पेरोक्सिन। और ये पेरोक्सिन किस लिए होते हैं, ये होते हैं फॉर ऑब्टेनिंग मटेरियल फ्रॉम ईआर एंड साइटोप्लाज्म। ईआर और साइटोप्लाज्म से ये क्या करते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो है सबसे ज्यादा कहाँ देखे जाते हैं, सबसे ज्यादा जो ये पेरोक्सिसोम है ये देखे जाएंगे। कोई डाउट है किसी का, यस सर। बोलो अर्षित। एक बार ये पॉइंट दोबारा समझाना सर। देखो ये कह रहा है कि जो ईआर, ये जो हमारे वो है ना पेरोक्सिसोम,
पेरोक्सिसोम के अंदर प्रोटीन भी देखा जाता है। और कौन सा प्रोटीन होता है? तो पेरोक्सिन होता है। पेरोक्सिन करेगा क्या? जो मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर है या जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है उसको वहां से ले लेगा, जो इसको रिक्वायर है ना पेरोक्सिसोम को, उस मटेरियल को ये साइटोप्लाज्म यहाँ से ऑब्टेन करता है। और इसको ऑब्टेन करने में जो स्ट्रक्चर हेल्प करता है, जो सब्सटेंस हेल्प करता है वो है पेरोक्सिन। ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब इस पेरोक्सिन प्रोटीन की मदद से, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर मान लो ये सब्सटेंस पड़ा हुआ है और इसकी रिक्वायरमेंट इसको है, पेरोक्सिसोम को है, तो ये क्या करेगा? ये प्रोटीन बनाएगा पेरोक्सिन, और इस प्रोटीन के थ्रू ये सब्सटेंस एंटर कर जाएगा पेरोक्साइड के अंदर, या बोलेंगे पेरोक्सिसोम के अंदर। तो ये काम होता है पेरोक्सिन का। चलिए ठीक है सर। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे हम ये बोल सकते हैं, तो हमने यहाँ समझ लिया पेरोक्सिन का फंक्शन क्या है, वो देख लिया। अब इसके फंक्शन को देखने के बाद हम ये बात करेंगे कि ये सबसे ज्यादा जो हमारे पेरोक्सिसोम है वो सबसे ज्यादा कहाँ देखे जाते हैं। दे आर फाउंड abundantly, abundant का होता है बहुत ज्यादा, abundantly in लिवर सेल। ये सबसे ज्यादा तो लिवर सेल के अंदर होते हैं एंड किडनी सेल में होते हैं। ये लिवर सेल और किडनी सेल में सबसे ज्यादा देखे जाती हैं। और ये जो फोटोसिंथेटिक सेल होती हैं उनमें भी काफी लार्ज अमाउंट के अंदर रहते हैं। इन फोटोसिंथेटिक सेल the amount of peroxisome is about, कितना है? ये है आपका लगभग 70 to 100, 70 से 100 के बीच में रहता है। और इससे भी ज्यादा किसमें होगा? किडनी सेल में। सबसे ज्यादा पेरोक्सिसोम किडनी सेल के अंदर देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि किडनी सेल में क्या होगा? मैक्सिमम टॉक्सिक सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, तो उनको क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो पॉइजनस सब्सटेंस है, उसको क्या करेगा? उसको मेटाबोलाइज करेगा और उसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसके आगे यदि हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके अंदर ना मैट्रिक्स देखी जाती है। जो इनके अंदर यदि आप देखेंगे पेरोक्सिसोम के अंदर जो सब्सटेंस रहेंगे उस सबको मिला के बोला जाएगा मैट्रिक्स। और इनकी जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होती है? फाइब्रस होती है। उसमें फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। ये बात खाली आपको समझनी है। इसके बाद यदि हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं इन एनिमल सेल में peroxisomes metabolize a number of toxic substance। जो मैंने आपको बताया अभी कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस को मेटाबोलाइज करेंगे। और टॉक्सिक सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? लाइक आपके नाइट्राइट हो सकते हैं, इसके अलावा आपके फिनॉल्स हो सकते हैं, इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है, इसके अलावा आपका फॉर्मिक एसिड हो सकता है, और आपका एल्कोहल हो सकता है। ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस है जिनको पेरोक्सिसोम मेटाबोलाइज करता है। और लगभग जो 25% एल्कोहल है, जब कोई जो पर्सन कंज्यूम करता है उसका 25% एल्कोहल पेरोक्सिसोम लिवर सेल में डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो
25% alcohol consumed by 25% of alcohol consumed by a person. एक पर्सन अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है और उसका जितना उसने कंज्यूम किया उसका 25% इज detoxified by peroxisome in liver cell. ठीक है, लिवर सेल। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे अनयूजुअल सब्सटेंस होते हैं, कुछ जो हमारी बॉडी में यूजफुल नहीं है, जैसे एक होता है आपका डी अमीनो एसिड या एल्केन्स हो गया, ये हमारी बॉडी में यूजफुल नहीं है। तो जो अनयूजफुल सब्सटेंस हैं ये भी क्या होंगे, जो बाकी नॉर्मल एंजाइम के द्वारा मेटाबोलाइज नहीं हो रहे, उन सब को भी पेरोक्सिसोम मेटाबोलाइज कर देगा। तो हम ये बोल सकते हैं दी अनयूजुअल सब्सटेंस, जो अनयूजुअल सब्सटेंस है लाइक आपका डाई अमीनो एसिड हो गया या आपका एल्केन्स हो गए, ठीक है, ये सब हो गए, विच कैन नॉट मेटाबोलाइज बाय अदर एंजाइम, जो दूसरे एंजाइम के द्वारा मेटाबोलाइज नहीं होंगे, आर ऑल्सो broken down inside peroxisome, उनको भी पेरोक्सिसोम क्या करता है, मेटाबोलाइज कर देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई पेरोक्सिसोम के बारे में। अब पेरोक्सिसोम के यदि आपसे फंक्शन पूछे जाएं तो इन पॉइंट्स के बिहाफ पे आप उनके फंक्शन बता सकते हैं। भाई फंक्शन क्या रहेंगे, देखो एनिमल सेल के अंदर क्या करेगा ये पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड H2O2 के मेटाबॉलिज्म करता है, सबसे पहली बात। दूसरा यह क्या करेगा, ये जितने भी हमारे क्या बन रहे हैं इसके अंदर जो हमारे अनयूजफुल सब्सटेंस है उन सबको भी ये मेटाबोलाइज करेगा। तो कुछ तो यहाँ से देख सकते हो, कुछ फंक्शन को हम स्पेसिफाई कर देते हैं और यहाँ पर तो इसको रब करते हैं, और कुछ हम इसके स्पेसिफिक फंक्शन लिख देते हैं। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो तो यही है कि ये क्या करता है, इन एनिमल सेल they are involved in peroxide metabolism। एनिमल सेल में ये पेरोक्साइड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात क्या करता है, ये एनिमल सेल में बीटा ऑक्सीडेशन कराता है फैटी एसिड का। इन एनिमल they are involved in beta oxidation of fatty acid। ये फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है एनिमल सेल के अंदर। इसके अलावा प्लांट के अंदर क्या करता है ये, इन प्लांट्स दे परफॉर्म फोटो रेस्पिरेशन। प्लांट में ये फोटो रेस्पिरेशन कराता है, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन या इसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट पाथवे, इसमें इन्वॉल्व होता है। ये जो ग्लाइकोलेट पाथवे है ना, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के ये हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कंसिडर करेंगे, वहां पर पढ़ेंगे। इसमें 3 ऑर्गेनली इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है पेरोक्सिसोम, तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट।
ये तीनों मिलके क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों मिलके फोटो रेस्पिरेशन को कैरिड आउट करते हैं। क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन, वो हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा कर लिया ग्लाइऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सी कह रहा हूँ, परऑक्सीजोम। तो हमारा परऑक्सीजोम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ग्लाइऑक्सीजोम को कवर करेंगे। आज शाम को आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि आज मुझे ट्रैवलिंग करनी है। आज मैं यहाँ से निकलूंगा तो हरियाणा पहुंचूंगा, ठीक है। तो कल रहेगी आपकी क्लास, कल मॉर्निंग में क्लास होगी और उसके बाद फिर कल ही एक्स्ट्रा क्लास होगी। थैंक यू सो मच।